आज जो है हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, हमारे मेन कोर्स में आते हैं। और जब हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो पहला ही हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड होता क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं और हर कोई बताएगा कि मैटर के कौन कौन से 3 फिजिकल स्टेट हैं। तो आप बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 मेन फिजिकल स्टेट होते हैं। इसके अलावा एक और होता है प्लाज्मा। याद रखना, प्लाज्मा स्टेट होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पार्क वेल्डिंग। वेल्डिंग मशीन जो है आजकल यूज हो रहा है, वेल्डिंग मशीन में जो स्पार्क निकलता है वो जो होता है प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल है, जिसकी लाइफ टाइम जो है बहुत कम होती है, जिसकी लाइफ टाइम जो है बहुत कम होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, ये होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट। एक और स्टेट होता है बोस आइंस्टीन पार्टिकुलेट। बोस आइंस्टीन पार्टिकुलेट ये हमारा 5वां स्टेट होता है और ये एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल में ये पाए जाते हैं। तो इसको देखना थोड़ा जो है इम्पॉसिबल होता है। तो मैटर के हम लोग जनरली 3 स्टेट जान रहे थे, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। आज हमने जाना चौथा स्टेट प्लाज्मा, जिसका एग्जाम्पल है स्पार्क वेल्डिंग। वेल्डिंग मशीन में जो निकलता है, जलता है स्पार्क, जिसकी लाइफ टाइम बहुत छोटी होती है। और 5वां हमने जाना बोस आइंस्टीन पार्टिकुलेट, जो कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल में पाया जाता है और इसको देखना जो है बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, रेयर होता है। ठीक है, ये तो हुआ मैटर की बात कि कितने फिजिकल स्टेट इसके पाए जाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सॉलिड। हमारा जो मेन टॉपिक है वो होता है हमारा सॉलिड। अब ये जो सॉलिड होता है इसके जो है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड, इस सॉलिड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमें सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये डेफिनाइट शेप एंड साइज। डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये तीनों फिक्स होता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड आप लेंगे, चाहे पत्थर लें, चाहे बाल्टी लें, कोई भी धातु ले लें, वो डेफिनाइट शेप, उसका शेप फिक्स होता है, उसका साइज फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और उसका वेट भी जो होता है वो फिक्स होता है। सेकेंड, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। मतलब आप उसको आप जब दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस होने वाला नहीं है। तो ये होता है इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है सॉलिड। तीसरा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, देखना उसमें जो है ट्रांसलेशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये दोनों मोशन अब्सेंट होते हैं यहाँ पर। ये दोनों ही मोशन यहाँ पे अब्सेंट होंगे, जबकि एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, ये जो है प्रेजेंट होगा। वाइब्रेशनल मोशन
प्रेजेंट होगा। वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अब्सेंट होता है। ये तो हुई सॉलिड के गुणधर्म की बात, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। अब जो है हम पढ़ेंगे इस सॉलिड का टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहां पे मैंने लिखा भी है टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्लास 12। अब इसके दो मेन टाइप होते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरफ मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ मैंने लिखा ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन मैं इसको एमॉर्फस लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं मैं इसको? एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो जनरली टाइप्स ऑफ सॉलिड में दो मेन टाइप होंगे, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होगा एमॉर्फस सॉलिड। आप लोग भी जो है जब ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप ये दोनों जो है नोट करते जाएंगे। जो मेन टाइप्स है, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट हो ये रेगुलर होता है। ड्रॉ भी करूंगा इसको मैं। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है एमॉर्फस सॉलिड का वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर रेगुलर यहाँ पे अरेंजमेंट लिख देता हूँ, रेगुलर अरेंजमेंट, और यहाँ पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता क्या है देखना, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये पहला मॉलिक्यूल है, कलर अलग अलग ले लेता हूँ, कलर अलग अलग ले लेता हूँ। ये पहला मॉलिक्यूल, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ये यहाँ पर होगा तीसरा मॉलिक्यूल, फिर पहला मॉलिक्यूल। मान लो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो ही प्रकार के एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मान लो दो प्रकार के एटम है, ये ए प्रकार का एटम और ये रेड वाला बी टाइप का एटम। देन ये ब्लैक वाला ए टाइप का एटम, देन फिर हो जाएगा बी टाइप का एटम, फिर ए टाइप का एटम, फिर यहाँ पर बी टाइप का एटम। इस प्रकार से ए बी टाइप इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। देन यहाँ पे नीचे बी टाइप का एटम पाया जाएगा, देन यहाँ पे ए टाइप का एटम, देन यहाँ पे बी टाइप का एटम, देन यहाँ पे ए टाइप का एटम, देन अगेन बी, देन अगेन ए। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ए बी अरेंजमेंट, बी ए अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है यहाँ पे फिक्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। और इरेगुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, मान लो जो है यहाँ पर ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड में जो ए और बी प्रकार का एटम है वो डिफरेंट इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब उसका अरेंजमेंट फिक्स नहीं रहता। मान लो ये ए प्रकार का एटम है, ये ब्लैक, मैं यहाँ पे ब्लैक से दर्शा रहा हूँ, ये ए प्रकार का एटम है, और ये जो है बी टाइप का एटम, उसका कलर जो है अलग रेड कलर कर देता हूँ। बी टाइप का एटम कभी यहाँ पाया जाएगा, 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 कभी यहाँ पाया जाएगा। तो जो ए बी यहाँ पर जो दो प्रकार का एटम है इरेगुलर अरेंजमेंट में, वो फिक्स नहीं रहता। जबकि यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट है ए और बी टाइप का एटम, जो दो प्रकार के एटम पाए जा रहे हैं उनका अरेंजमेंट यहाँ फिक्स होगा। एमॉर्फस में वहाँ पे फिक्स नहीं रहता, फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। अब रेगुलर अरेंजमेंट होने से क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होने से क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात करूं, यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। रेगुलर अरेंजमेंट होने से क्या होगा, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, जब हम इस डायरेक्शन में आएंगे, तो अलग अलग डायरेक्शन है। डायरेक्शन देखना यहाँ पे अलग अलग है,
ये एक अलग डायरेक्शन हो गया। अब अलग अलग डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो भी बदलती जाती है। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं एन आइसोट्रोपी इन नेचर, एन आइसोट्रोपी इन नेचर, एन आइसोट्रोपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एन आइसोट्रोपी नेचर का होता है, और ये एन आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, ये होता है एन आइसोट्रोपी। और जो एमॉर्फस सॉलिड है जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, ये आइसोट्रोपी नेचर का होता है, आइसोट्रोपी नेचर का होता है। और आइसोट्रोपी नेचर मतलब क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में, याद रखना डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। चाहे इस एमॉर्फस सॉलिड में इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रोपी इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है उसका क्या है, ये PYQ भी है, ये हमारा PYQ है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड दोनों में अंतर बताओ, तो आप बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट, एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपी नेचर का होता है, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपी नेचर का होता है। और दोनों को ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एन आइसोट्रोपी नेचर और यहाँ पे आइसोट्रोपी नेचर। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरफ मैं लिखता हूँ क्रिस्टलाइन और एक तरफ मैं लिख देता हूँ एमॉर्फस, एक तरफ मैं लिख देता हूँ एमॉर्फस। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, या आप इसको ये इसके दोनों के लक्षण भी आप लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हो, जो पूछे। एक तीर दो निशाना है यहाँ पर, चाहे आप तुलना करने के लिए बोले तो आप तुलना कर सकते हो, और उसका गुणधर्म लिखो बोलने से गुणधर्म भी लिख सकते हो। एक तीर दो निशान है यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो कूलिंग कर्व है, कूलिंग कर्व मैं यहाँ पे लिखता हूँ कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है, कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। अब कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस नेचर का मतलब क्या होता है, जब कोई आप सॉलिड है उसको आप गर्म करो, अब गर्म करने के पश्चात धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। जब हम उसको आग से निकालेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये अभी हम लोग समझेंगे। यहां पे लिख रहा हूं कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस, कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम ग्राफ खींचेंगे किसके किसके बीच में, पहला जो होता है टेम्परेचर,
टेम्परेचर के बीच में, और इधर मैं लिख देता हूं टाइम। टाइम और टेम्परेचर दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे, थोड़ा सोचना है इसको। पहले सॉलिड को हम लोग गर्म करेंगे, अब सॉलिड को गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होगा। अब समय के साथ साथ वो धीरे 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 ठंडा होगा, समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा होगा। फिर उसका जो टेम्परेचर होता है एक फिक्स हो जाएगा, घटेगा नहीं उसका टेम्परेचर, समय के साथ साथ पहले घटा, फिर सेम रहा, फिर समय के साथ साथ घटेगा, फिर सेम रहेगा। तो समय के साथ साथ घट भी रहा है टेम्परेचर, कांस्टेंट भी है, फिर घटा, फिर कांस्टेंट हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस। जो हमारा सॉलिड है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ठंडा हो रहा है। कभी वो कांस्टेंट नेचर में आ रहा है तो कभी वो धीरे धीरे डाउन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है यहाँ पर समय के साथ। तो इस प्रकार का ग्राफ आता है, इस प्रकार का ग्राफ आता है। किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस प्रकार का कोई ग्राफ आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है, इसका ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। और ये जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका जो है कंटिन्यूअस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस। कूलिंग कर्व जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस नेचर का होता है, कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस नेचर का होता है। मतलब जब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, जब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे किसके किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में और टाइम के बीच में, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आता है, लगातार घटते जाता है। समय के साथ साथ इसका टेम्परेचर जो है लगातार घटते जाता है। मतलब एमॉर्फस सॉलिड को गर्म करेंगे तो समय के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर है लगातार घटते जाएगा, किसका, एमॉर्फस सॉलिड का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस और कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस। ये हमको ग्राफ भी पता चल गया, दोनों का ग्राफ हमें यहाँ पे पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये हमारा ट्रू सॉलिड है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये इस सॉलिड को हम लोग बोल देते हैं ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोल देते हैं ट्रू सॉलिड। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है जी, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड, लिखना यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज लिख देना, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। और जबकि एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड को बोला जाता है स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल ग्लास, इसका एग्जाम्पल जो होता है ग्लास होता है, स्यूडो सॉलिड का एग्जाम्पल जो होता है ग्लास होता है। और इस ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है किसको, ग्लास को। और इसी को हम लोग असितित द्रव भी कहते हैं, इसे हम हिंदी में असितित द्रव भी कहती हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, रीजन, रीजन कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं और ये स्यूडो सॉलिड के अंतर्गत आता है। इसका रीजन क्या है, तो रीजन को पढ़ेंगे, यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नहीं जानते हैं तो देखिए इसका रीजन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाई ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड,
सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, या हम इसे स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है? दोनों का आंसर एक ही है। इन दोनों का आंसर जो यहाँ पर आंसर होगा दोनों का एक ही है। क्या है इसका आंसर? कि मान लीजिए ये कोई ग्लास है, विंडो है, विंडो एक सॉलिड है, सॉलिड। चलो ये इस सॉलिड का ये एटम है, एटम, ये सॉलिड का एटम है, सॉलिड का एटम पैक रहेगा पूरा इस तरह से, इस तरह से पूरा पैक रहेगा। अब पूरा पैक होने के बाद भी हम लोग पढ़े हैं सॉलिड के गुण कि ये डेफिनाइट शेप, साइज, वेट, वॉल्यूम का होता है। लेकिन जब हम इस ग्लास की बात करेंगे, ग्लास, मैं स्पेशली ग्लास की बात कर रहा हूं, एटम तो यहां पर प्रेजेंट हैं, एटम यहां पर प्रेजेंट हैं, लेकिन यहां पे जो एटम है, इन एटम में लिक्विड के समान बहने का गुण होता है, लिक्विड के समान बहने का गुण। बहने का गुण मतलब इसमें मूवमेंट पाया जाता है। इसमें सीधा सीधा मैं बोलूं, लिक्विड के समान यहां पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट। अब यहां पे मूवमेंट होने से क्या होगा? मूवमेंट होने से, इसको आप लोग समझना, यहां पे मूवमेंट होने से क्या होगा? देखो जैसे होम है, किसी भी घर में कांच लगाते हैं, विंडो में, विंडो में कांच लगाएंगे। जब विंडो में कांच लगाएंगे तो 5 साल 10 साल के बाद क्या होता है? 5 साल या 10 साल के बाद क्या होता है? ये जो नीचे का हिस्सा है, मैं बोलूं इसको कलर अलग यूज कर लेता हूं, ये जो नीचे का हिस्सा है, धीरे धीरे ये नीचे का हिस्सा जो है धीरे धीरे ये मोटा होते जाता है, ठीक है, इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, जब आप 8 साल 10 साल में आप विंडो को देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा जो है पतला होने लगता है। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं, कंपैरेटिवली। अब ऐसा नहीं कि वो लिक्विड मतलब पानी के समान बहने का गुण हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? इसमें एटम तो पाए जाते हैं, लेकिन इस एटम में मूवमेंट पाया जाता है, इस एटम में मूवमेंट पाया जाता है लिक्विड के समान, कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, जो हमें फील नहीं होता। लेकिन जब हम अपने घर के विंडो को देखते हैं, किसको देखते हैं? हम अपने घर को, अपने घर के विंडो को देखते हैं, विंडो को, तो नीचे का हिस्सा जो है मोटा और ऊपर का हिस्सा कहीं ना कहीं पतला होता है 5 से 10 साल के बाद। मतलब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एटम के मूवमेंट के कारण हुआ, ऐसा एटम के मूवमेंट के कारण हुआ। तो ये होता है असली रीजन कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, या स्यूडो सॉलिड क्या होता है, ये हमने जाना, इसका हमने रीजन जाना। आई होप जो है